तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैथमेटिकल मेथड, और वो होगा इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज हम इसमें बेसिक जो होगा इसका चैप्टर का उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसका क्या होगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। ये आपका आज लेक्चर नंबर 1 इसका मैथमेटिकल मेथड्स का। देखो ये भी एक ईजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही बहुत ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये क्या आपका सेकंड चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा क्या ये इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से कवर करेंगे। इजी चैप्टर है, लास्ट का पार्ट थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट उसमें डाल दिया गया है, वो भी बहुत सिंपल है। उससे पहले का जो 3-4 चीज़ में पढ़ना है असल में, आज उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। फिर एक आध चीज़ और आएगी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वगैरह, फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो काम चीज़ आएगी। सब क्या एकदम सिंपल, एकदम ईजी है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। इजी चैप्टर है, बेसिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी चैप्टर के अंदर वो भी चीज़ें सब के सब क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स के अंदर महारत हासिल करना है, उसके अंदर अगर आप चीज़ों को अगर समझना है, फिजिक्स के अंदर आपको कंसेप्ट को पकड़ना है, तो ये चैप्टर को आपको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चालू करते हैं अपना पहला चैप्टर, उसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। तो कैसे हैं आप सब, मुझे उम्मीद आप होंगे बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैथमेटिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन करना है इसका चैप्टर का। तो बेसिक ये चैप्टर है क्या सर, ऊपर से बताइए। देखो ये चैप्टर जो है ना, इसमें पढ़ना है अपन, ये आप पढ़ भी चुके हो कि कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है। इससे पहले चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये ना वो, मतलब इनफाइनाइट फॉर्मूले पढ़ लिए। हाँ पढ़ लिए सर, तो उनका डायमेंशन वगैरह निकाल लिए। हाँ अब आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर जितने फॉर्मूले हैं वो 2 तरह के होते हैं। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, या वेक्टर या फिर क्या होती है, स्केलर। 2 तरह की क्वांटिटी अपने को मालूम है कि दुनिया के अंदर 2 तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। एक तीसरी भी होती है टेंसर, उसको मैं हल्का सा आपको बता दूंगा। तो 2 तरह की कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो 2 प्रकार की हो सकती है। एक होगी वेक्टर और एक क्या होगी आपकी स्केलर होगी। 2 तरह की क्वांटिटी होती है। कोई भी क्वांटिटी, फोर्स, जितने फॉर्मूले आपने फिजिक्स में पढ़ के आए, जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो या फिर फॉर्मूले या फिर वेक्टर होंगे या फिर क्या होंगे, स्केलर होंगे, दोनों नहीं होंगे। 3 तरह के क्वांटिटी होती है, तीन होती है सर असल में। एक टेंसर भी होती है जिसको अपन नहीं पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर, ये नहीं है टेंसर क्वांटिटी। मतलब जो वेक्टर भी ना हो, स्केलर भी ना हो, वो क्या होता है, अपना टेंसर होता है। लेकिन अपने क्या पढ़ना है, वेक्टर और स्केलर पढ़ना है। और फिर थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको टेंसर के बारे में, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, वेक्टर और क्या होती है, स्केलर होती है। दुनिया के अंदर कोई भी फॉर्मूला होगा वो दो तरीके से होगा, कभी वो वेक्टर होगा या फिर वो क्या होगा, स्केलर होगा। इतना आपको समझ में आ गया। हाँ सर ये वेक्टर स्केलर क्या है, उसी को क्या करना है हमें आज क्या करना है, पढ़ना है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। ये सब चीज़ें अपने क्या करना है, समझना है। इतना मान पड़ेगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी या फिर वेक्टर होगी या फिर क्या होगी, वो स्केलर होगी। इतना अपने को समझ में आ गया। हाँ सर, जैसे कि मैं बोलूँ कि वेक्टर मतलब क्या और स्केलर मतलब क्या, ये दोनों चीज़ क्या अलग है। दोनों असल में अपन दोनों चीज़ें क्या है, अलग है। जैसे मैं बोलूँ कि एक बॉडी, एक क्या है सर, बॉडी है, उस बॉडी का मास m है। बॉडी का मास क्या है, m है। मास क्या है उसका, m है। उसमें एक फोर्स क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है F, क्या लग रही है, F लग रही है। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये फोर्स इस तरफ कहाँ लग रही है, इस तरफ लग रही है। मतलब इसका एक फिक्स डायरेक्शन है कि ये फोर्स अभी इस तरफ लग रही है। जब ये फोर्स इस तरफ लगेगी तो मास किस तरफ आगे बढ़ेगा, आप सब बोलेंगे किस तरफ, आगे। कहाँ बढ़ेगा, आगे। मतलब कि फोर्स लगाने पर उसका एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स है। फोर्स लगाने पर उसका एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स है। मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि मैं फोर्स यहाँ लगाऊंगा तो बॉडी ऊपर जाएगी, ऐसा तो नहीं है। ये फिक्स है कि अगर आप फोर्स यहाँ लगाओगे तो बॉडी क्या होगी, आगे मूव करेगी। मतलब ये फोर्स जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है कि जिस तरफ फोर्स लगाई जाती है बॉडी उस तरफ मूव करती है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब फोर्स हैव अ डायरेक्शन, मतलब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हो, मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ वेक्टर स्केलर का, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। देखो जो वेक्टर होता है, मैं इसका डेफिनेशन से पहले आपको कुछ बता देता हूँ। जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर देखो, हाँ, तो जो वेक्टर क्वांटिटी सर क्या है, देखो वेक्टर के पास ना 2 चीज़ होती है। क्या होती है, 2 चीज़ होती है। एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। एक होता है डायरेक्शन और एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। किसके पास, वेक्टर के पास 2 चीज़ होती है, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यू, कुछ नंबर्स होंगे, समझ रहे हैं। वैल्यूज मतलब कुछ, जैसे मैं बोलूँ कि फोर्स है अपना 10 न्यूटन, तो 10 क्या है, वैल्यू, 10 क्या है, वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यूज होते हैं, कुछ नंबर होते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या सर, ये ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब डेफिनेशन समझ गया आगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन के साथ और क्या होगा, उसके साथ मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड तो होगा, उसके साथ क्या होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा। दैट्स कॉल्ड व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो वेक्टर क्वांटिटी मतलब दूस क्वांटिटी, क्या लिखेंगे,
those quantity which have magnitude तो होना ही जरूरी है, तो magnitude as well as direction is called what? Is called vector quantity, is called vectors quantity। समझ गया? एकदम सिंपल, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब जिसका कुछ वैल्यू भी हो और जिसके पास कुछ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ गया? कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं है। सर एग्जांपल, फोर्स अभी पढ़ के देख ली, फोर्स क्या है? वेक्टर। क्या है ये? वेक्टर होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम, समझ गए? सबके सब क्या है? सबके सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि चीज़ें है क्या। स्केलर क्या होती है सर? डेफिनेशन तो वहाँ समझ गया इसी। हाँ, मतलब ऐसी क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मतलब दूस क्वांटिटी, ये बोर्ड में आता है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, दूस क्वांटिटी which have a only magnitude, do not have any direction, इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, do not have a direction is called what? Scalar quantity। तो ये चीज़ आपको समझ गई सर, क्या स्केलर क्या होता है? समझ गया? मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। डेफिनेशन सर, डेफिनेशन क्या है? समझ गया? एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है अपने पास डिस्टेंस। क्या है अपने पास? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं इस तरफ जाऊँ, चाहे इस तरफ जाऊँ, चाहे इस तरफ जाऊँ, कोई डायरेक्शन फिक्स होता है क्या? आपको जब निकलते हैं दोस्त, जब कहीं घूमने के लिए, तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। कभी अपन यहाँ जाते, कभी वहाँ जाते, कोई फिक्स नहीं होता। समझ रहे हो? तो वो एक तरह का डिस्टेंस है। इसी तरह मैं बोलूँ स्पीड, क्या बोलूँ? स्पीड क्या एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। समझ रहे? और बहुत से एग्जांपल है, मैं आपको देता रहूँगा। वर्क डन, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी, सबके सब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो मोटा मोटा आपको दो चीज़ मालूम पड़ गया कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। वेक्टर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। स्केलर वो होते हैं जिनके पास ओनली फॉर क्या होता है? मैग्नीट्यूड होगा, कुछ वैल्यूज होगा, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करते ओनली फॉर मैग्नीट्यूड पर। इनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ये दो चीज़ आपको समझ गई, डेफिनेशन आप समझ गए हो, एग्जांपल्स आप समझ गए। थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लोर करता हूँ एग्जांपल को, तो चीज़ आपको समझ में आएगी। और सर एक क्या टेंसर, एक क्या है टेंसर है, उसको मैं क्या करता हूँ उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, फिर बताऊँ आपको टेंसर के बारे में। तो उसको नोट कर लेंगे अच्छे से, फिर चलते हैं आप इसके थोड़े से एप्लीकेशन के बारे में। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। इनका दोनों चीज़ है। मैग्नीट्यूड तो होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा। डायरेक्शन सर क्या है? डायरेक्शन मतलब ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन में क्या करती है? डिपेंड करती है। जैसे मैंने फोर्स क्या बोला? मैंने फोर्स बोला। ये क्या है? फोर्स क्या है अपना? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन होता है। हाँ सर, कैसे? ये मास है, इस पर अगर लगाओगे फोर्स, जब लगाओगे, जब इस पर क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, तो ये बॉडी आगे ही मूव करेगी ना। मतलब इसका फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है कि अगर फोर्स इसी तरफ लगाओगे तो बॉडी आगे ही मूव करेगी। मतलब ये क्या है? फिक्स है, दे हैव अ फिक्स डायरेक्शन, बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड कि फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपको समझ गया? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट देखिए, कभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मान लो ये और यहाँ ये रहा सी, ये क्या है अपना? सी है, बीच में कोई बी है, ये क्या है? बी। तो मेरे को जाना है ए से सी जाना है। उसके दो तरीके हैं, पहले मैं ए से बी जाऊँ, फिर बी से कहाँ जाऊँ? सी जाऊँ। एक तरीका डायरेक्ट क्या है? ए से सी जाने का तरीका। तो आपको मालूम है कि ए से बी, बी से सी, ये एक डिस्टेंस है, ये एक पाथ है। व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज द टोटल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक का जो पाथ होता है उसी क्या बोलते हैं अपन? डिस्टेंस बोलते हैं। ये सब चीज़ आपको मालूम है, वरना इसके बाद के चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिस्टेंस वगैरह क्या होता है। वरना डिस्टेंस सबको मालूम है, कुछ नहीं होता। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसी क्या बोलते हैं अपन? डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब सर ये भी एक डिस्टेंस है और ये भी क्या एक डिस्टेंस है। लेकिन सर जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर? डिस्टेंस और इसमें फ़र्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है? मैं बेसिकली ले तो चल रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ें क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये भी डिस्टेंस है सर, ये भी डिस्टेंस है। ए से पॉइंट बी, ए से सी आने का तरीका एक ये भी है और ये भी है, मतलब दोनों डिस्टेंस है। सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर? डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक का सबसे छोटा रास्ता, ये बड़ा रास्ता, ये क्या है? छोटा रास्ता। मतलब मेरा ए सी मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट है। समझ गया? और मेरा यहाँ से ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? मेरा डिस्टेंस है। सर क्या ए से सी डिस्टेंस नहीं हो सकता? नहीं, ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या है? डिस्टेंस है।
देखो ऑल डिस्प्लेसमेंट्स, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट, ये ज़रूरी नहीं है, समझ गए, लेकिन ऑल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस, ये फिक्स बात है, समझ गए। देखो ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, मतलब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है, शॉर्टेस्ट है, इसलिए वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बस खत्म, कोई लफड़ा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तक का जो सबसे छोटे रास्ता होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, समझ गया। बहुत सिंपल होता है, देखो एग्जाम्पल लिख लो, इससे ये देखो ये रहा मेरा ए पॉइंट और ये क्या है, मेरा बी पॉइंट है। तो ए से बी जाने के दो तरीके, एक ऐसा जाओ ऊपर से, एक मारो लाइन कनेक्ट करके पहुंच जाओ। तो जो लाइन मारते हैं ना, लाइन मारते इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, मारो एक लाइन खींच दो, वो होता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, मार दिया एक लाइन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। देखो ए से भी जाना है, एक लाइन मार दिया, मतलब आपको इसी तरफ जाना है, फिक्स है। आपको यहाँ से जाना है, आपका फिक्स है कि आपको यहीं जाना है। और इसमें क्या है, पहले यहाँ घूमो, यहाँ कभी यहाँ घूमना है, कोई फिक्स नहीं है। इसमें क्या है, ये फिक्स है कि आपको इसी तरफ जाना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपना वेक्टर, ये क्या अपना वेक्टर है, समझा। आपका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, स्केलर। आपका जो डिस्टेंस वो क्या है, आपका स्केलर है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको अच्छे से मैंने समझा दिया। उसी तरह से आपको मालूम है वेलोसिटी होता है और क्या होता है, स्पीड होता है। दो चीज़ अलग होती है, वेलोसिटी अलग होता है और ये क्या होता है, आपका दोनों अलग होता है। जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस चूंकि क्या है, डिस्टेंस मेरा क्या होता है, स्केलर होता है, तो स्पीड भी क्या होगा, मेरा स्केलर होगा। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, वेक्टर होता है, इसलिए मेरा वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ गया सर एकदम अच्छे से, कोई इसमें तकलीफ, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और एग्जाम्पल हो सर, जैसे वर्क डन क्या होता है, आपको मालूम है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपना क्या होता है, वर्क डन होता है। इसको मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक, समझ रहा है कि समझ रहा है, बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा हल्का दिमाग लगाना होगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप चीज़ें समझ जाएंगे अच्छे से। आप देख पा रहे हैं कि वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। इसको तो ऊपर दिखाता हूँ मैं। तो आप देखो ये बीच में डॉट है। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को देख के बता सकते हैं कि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब आप बता देंगे देख के कि हाँ ये स्केलर है कि वेक्टर है। आप लेकिन थोड़ा सा आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। देखो वर्क डन फोर्स इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको मालूम है जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये मालूम है सर। देखो वर्क डन जो है वो स्केलर क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी। मतलब सर मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो कभी मैं यहाँ लिखूँगा, कभी मैं यहाँ लिखूँगा, कभी मैं इस कोने में लिखूँगा, कभी इस कोने में लिखूँगा। मतलब मेरा कोई मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो वर्क डन कर रहा हूँ, वर्क डन जो मेरा जो लिखने का जो काम है वो कोई फिक्स नहीं है। उसका कोई डायरेक्शन फिक्स है क्या कि मैं यही लिखूँगा बस, ऐसा कुछ फिक्स है नहीं, फिक्स है। कभी मैं यहाँ लिखूँगा, कभी मेरा हाथ यहाँ जाएगा, कभी मैं वहाँ लिखूँगा, जहाँ मुझे जगह मिलेगा वहाँ लिखूँगा। इसका मतलब कि वर्क डन जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वो जो क्वांटिटी है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ये क्या स्केलर, ये क्या आपका, ये डिपेंड करती है ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। मतलब ये क्या स्केलर, ये क्या आपका स्केलर है। समझ गया अच्छे से। तो आपको मालूम है जितनी भी दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी होती है, मालूम है क्या बताया था, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये, कि दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सब के सब क्या होती है, वर्क डन होती है। ऑल एनर्जीज कम्स फ्रॉम वर्क डन। तो चूंकि वर्क डन क्या अपना स्केलर है, तो दुनिया की जितनी एनर्जी वो भी क्या होगी, स्केलर होगी। कोई भी एनर्जी समझ में आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी सर स्केलर या वेक्टर, अरे भैया एनर्जी नथिंग बट वर्क डन स्केलर, तो ये भी क्या होगा आपका स्केलर होगा। समझ गया सर। काइनेटिक एनर्जी, अरे क्या होगा फिर से स्केलर होगा। सरफेस एनर्जी स्केलर होगा, खत्म लफड़ा। जो भी एनर्जी सबके सब क्या होंगे, स्केलर होंगे। ये आपको समझ गया अच्छे से। कुछ चीज़ें आपको मैंने सिंपली यहाँ पे बता दिया। सर ये टेंसर समझ नहीं आ रहा है, दो समझ में आ गया वेक्टर स्केलर का। टेंसर क्या है, ये कोई नया है क्या? देखो टेंसर क्या होता है, टेंसर ये होता है जो ना वेक्टर है ना स्केलर है। मतलब कुछ चीज़ें उसकी वेक्टर जैसी, कुछ चीज़ें उसकी स्केलर जैसी है। मतलब ऐसी क्वांटिटी है जो आप टेंसर क्वांटिटी दूस क्वांटिटी विच डू नॉट डिफाइन बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप डायरेक्शन से और मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ और आपको लाना पड़ेगा इसके लिए। मतलब सर मतलब ऐसी क्वांटिटी होती है, ना कि वेक्टर होती है ना स्केलर होती है, ये दोनों से होती है। मतलब कुछ ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। देखो टेंसर जो है ना, टेंसर ये आपको पढ़ाना होगा, बीटेक वगैरह करेंगे। अगर आप बीटेक वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको टेंसर पढ़ाया जाता है। टेंसर क्वांटिटी होती है कैसी है, ये बहुत तरह की होती है। बताओ टेंसर क्वांटिटी जीरो रैंक पढ़ा कभी? टेंसर क्वांटिटी जीरो रैंक होती है, एक जीरो रैंक, एक होती है फर्स्ट रैंक, एक होती है सेकंड रैंक।
क्या बात है सर, ये क्या है सर? ये बीटेक के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, बीटेक के अंदर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है कि 0 फर्स्ट सेकंड, टेंसर इन 0 ऑर्डर, टेंसर फर्स्ट रैंक, टेंसर सेकंड रैंक, ये फर्स्ट रैंक सेकंड और ये क्या है 0 रैंक। तो टेंसर जो 0 रैंक होता है ना, 0 रैंक ये कुछ अलग होता है, फर्स्ट रैंक अलग होता है, सेकंड रैंक सब अलग होता है। जो फर्स्ट 0 टेंसर 0 जो रैंक होता है ना, वो स्केलर, वो क्या होता है, कभी भी स्केलर क्वांटिटी होती है। और टेंसर जो फर्स्ट होता है वो वेक्टर, वो क्या होती है, वेक्टर होती है। क्या बात है सर? टेंसर जो सेकंड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, टेंसर क्या होती है, वो टेंसर ही क्वांटिटी होती है, वो टेंसर ही क्या होती है, क्वांटिटी। तो ये सब आपका बीटेक वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा, तब चीज़ आपको समझ में आएगी, वरना आप नहीं समझेंगे तो भी कुछ में कोई बुराई वाली बात नहीं है। कोई बोले कि टेंसर क्या होता है, बोले टेंसर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से आप डिफाइन नहीं कर सकते। और बोल सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है वो इन दोनों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। कुछ बातें इसकी ऐसी है, कुछ चीज़ें इसकी ऐसी है। मतलब इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये वेक्टर है कि ये स्केलर है। इसका मतलब सर एग्जाम्पल कुछ है इसके? हाँ, बहुत से एग्जाम्पल है। मतलब देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है सर? इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल करंट, क्या है, करंट। जो आपका करंट है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट आता है, आई, जो आपका करंट होता है, करंट वो ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, वो क्या होता है, टेंसर। क्या होता है, वो टेंसर होता है। और टेंसर में कौन सा होता है, टेंसर 0। टेंसर क्या होता है, 0 रैंक होता है, मतलब उसको अपन स्केलर बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जो करंट है आपका, करंट है, देखो ये 2 गया, ये 3 गया, 2 3 कितना होगा, 5। तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। देखो 2 3, अगर यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर आएगा तो 5 एम्पियर आपका निकलेगा। ये जो एडिशन, और देखो आपको मालूम होना चाहिए, और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, अभी बहुत कुछ आपको समझना है इस चैप्टर के अंदर। मैं देखो चैप्टर बहुत सिंपल है। आपका बुक का पढ़ाना है तो मैं कुछ ही घंटे में या 2-3 घंटे के अंदर पूरी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा बोर्ड लेवल के लिए, समझ रहे? बहुत सिंपल है, कुछ चैप्टर के अंदर नहीं, ये सब इतना नॉलेज नहीं है। थोड़ी चीज़ दी हुई है, चैप्टर पे खत्म करना है, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके बुक के अंदर नहीं दी गई है, लेकिन अपना काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, समझ रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ ताकि मज़ा आए। चैप्टर है बहुत सिंपल, नॉलेजफुल चैप्टर है, लेकिन आपका कंटेंट बुक के अंदर बहुत कम दिया हुआ है, चीज़ें बहुत कम दी हुई हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनको थोड़ा एक्सपांड करके बता रहा हूँ, समझ रहे हो? तो जो वेक्टर जो होती है ना, वेक्टर्स, इनके बारे में कुछ और चीज़ आपको बताता हूँ, फिर इसको बताता हूँ तो मज़ा आएगा। ठीक है, कभी आता है कि इन दोनों का डिफरेंस लिखिए, तो एक तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, समझ आएगा सर। दूसरा जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 + 3 5, आप ऐसा नहीं कर सकते। वेक्टर के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप यहाँ कर सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कुछ मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यूज़ हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ नहीं कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ सर, मैं बोलूँ कि 2, आपको कैसे बताऊँ मैं, देखो बहुत सिंपल है। 2 नॉर्थ, कोई इंसान 2 मीटर नॉर्थ में गया और 3 मीटर साउथ के अंदर, साउथ में गया, तो क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि अगर 2 नॉर्थ होता प्लस 2 नॉर्थ में आता तो 4 नॉर्थ कर देते, मतलब 4 नॉर्थ में आगे बढ़ा। जैसे कोई इंसान 2 नॉर्थ चला, फिर 2 नॉर्थ मतलब 2 मीटर नॉर्थ के अंदर और चला, तो आप बोलेंगे 4 मीटर नॉर्थ में चला। लेकिन कोई बोले 2 मीटर नॉर्थ में 3 मीटर साउथ में चला, तो क्या ये और ये ऐड हो सकते हैं? नहीं सर, क्यों? अब यहाँ तो ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? बिकॉज ये नॉर्थ साउथ अलग डायरेक्शन है, डायरेक्शंस अलग है, दे आर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अलग होने की वजह से आप उसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। वही लफड़ा होता है किसका, वेक्टर के साथ। वेक्टर के बाद चूंकि डायरेक्शन है तो आप उसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए होता है वेक्टर। इसके लिए क्या होता है? वेक्टर एडिशन होता है। क्या होता है? वेक्टर एडिशन। क्या होता है इसके लिए? वेक्टर, दे फॉलो, वेक्टर्स फॉलो वेक्टर एडिशंस, बट स्केलर क्वांटिटी फॉलो नॉर्मल एडिशन। व्हाट? नॉर्मल जो अपना होता है, नॉर्मल एडिशन। कौन सा एडिशन? नॉर्मल एडिशन। अरे 2 3 5 वाला, कौन सा? 2 3 5 वाला, ये नॉर्मल एडिशन फॉलो करता है, जबकि ये वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। पढ़ेंगे बाद में वेक्टर एडिशन कैसा होता है, √a² b² + 2b cos θ, सब चीज़ें पढ़ना है किसके अंदर अभी आगे, डरो मत। हो गया, ये बहुत वेक्टर एडिशन क्या करता है, ये फॉलो करता है, जबकि ये नॉर्मल एडिशन क्या करता है, आपका फॉलो करता है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से, कुछ वेक्टर आर रिप्रेजेंट लाइक दिट, लेकिन इसको रिप्रेजेंट आप एरो से नहीं करते हो, समझ रहे हो? इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? एरो से, क्योंकि वेक्टर है ना, तो एरो बनाना पड़ता है। इसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अभी इसको बताऊंगा थोड़ा सा और आपको। तो आपको याद रखना कि जो करंट होता है वो क्या होता है, आपका टेंसर होता है। क्या होता है? टेंसर बोल सकते हैं, टेंसर इसको बोल सकते हैं, लेकिन टेंसर ना बोलते आप इसको स्केलर बोलेंगे तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अगर आप करंट को स्केलर बोलोगे तो भी कोई मतलब बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ये करंट है वो टेंसर 0 रैंक। क्या होता है? टेंसर 0 रैंक होता है। क्या होता है? टेंसर 0 रैंक होता है। और आपको मालूम है, लिखा था कि टेंसर 0 रैंक आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ है, समझ गए? बहुत सा एग्जाम्पल है, इसमें आपको मालूम है। एग्जाम्पल है अपना स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस अब सिर्फ देख लो, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जो स्ट्रेस है वो भी क्या होता है? टेंसर। क्या होता है? ये भी टेंसर क्वांटिटी है।
ये भी क्या टेंसर क्वांटिटी। आपका जो प्रेशर है, प्रेशर, हाँ सर आ रहा है ज़िंदगी में बहुत प्रेशर, तो जो प्रेशर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, देखो प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या दोनों चीज़ सेम है? आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं वास्तविकता के अंदर कि स्ट्रेस और टेंसर, स्ट्रेस और प्रेशर जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। स्ट्रेस चैप्टर आपको 5th चैप्टर के अंदर शायद ये सब चीज़ आने लगेगी, और प्रेशर तो आप जानते ही हैं। तो ये दोनों डिफरेंस चीज़ होती है, फॉर्मुला सेम है, इसका मतलब नहीं कि दोनों चीज़ें सेम है, दोनों क्या है, अलग में है। जो प्रेशर होता है वो भी टेंसर, वो भी क्या होता है आपका, टेंसर होता है। करंट भी क्या है, टेंसर है। अरे कितना लिखूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ऑल्सो टेंसर क्वांटिटी। मतलब टेंसर बहुत सारी क्वांटिटी है, वास्तव अगर इसको पढ़ाया जाए तो आपके सिलेबस में सब है नहीं, तो उतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप मोटा में समझ सकते हो, वेक्टर, स्केलर, टेंसर होती है। वेक्टर्स क्या होता है समझ गया, स्केलर समझ गया, टेंसर समझा ना समझा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। तो इसको बताते हैं, करते हैं कुछ आगे की चीज़ें कि हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी आज अपनी क्लियर हो जाएगी। तो इसको बता, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमें कुछ चीज़ें पढ़ना है। मैं टाइप्स लिखता रहूँगा, उनको आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। देखो मैं बहुत सारे टाइप्स बताऊँगा, आपके बुक के अंदर बहुत कम चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उनको बहुत और कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा, नॉलेज वाली चीज़ें जो आपको और कहीं एग्जाम्स वगैरह में क्या काम आएगी। तो पहले चालू करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, वेक्टर को किस तरह से दिखाया जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। देखो वेक्टर को आपको ऐसा दिखाना है, बस एरो से। क्या दिखा रहा है आपको, एरो से दिखा रहा है क्या, वेक्टर का, मतलब आपको इस तरह से करना है रिप्रेजेंट किसको, वेक्टर्स को। ऐसा दिखा दो, ये सब वेक्टर, ये सब क्या है, वेक्टर्स हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या है, सी वेक्टर है। आपको वेक्टर ऐसे, ये बी वेक्टर है तो बी और ऊपर मार दो ऐसा एरो, क्या मार दो, एरो मार दो, मतलब वो बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये क्या आपका ए वेक्टर है। समझ गए, कुछ सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखो इसमें जो ये है, ये हेड, ये क्या आपका हेड है, हेड मतलब सर, और ये क्या टेल, ये क्या आपका टेल है। समझ गया सर। और ये दिखा रहा है आपका डायरेक्शन, जो एरो है ना, एरो, दैट्स एरो। आपका जो एरो है वो दिखा रहा है डायरेक्शन, देखा इस तरफ, मतलब एरो इस तरफ, मतलब डायरेक्शन आपका इस तरफ है, इस ऊपर जा रहा है, मतलब आपका वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो एरो दिखा रहा है आपका डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कौन, आपका एरो। तो ये जो इसकी इतनी बड़ी जो ये साइज दी हुई है, ये क्या पता है, ये जो चीज़ है ना वो दिखा रहा है, ये जो लेंथ है, ये जो उसकी लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो जो है, लेंथ ऑफ एरो जो है वो आपको दिखा रहा है मैग्नीट्यूड। क्या दिखा रहा है आपको, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। समझ गए, एरो दिखा रहा है आपका डायरेक्शन और लेंथ ऑफ एरो दिखा रहा है क्या, उसका मैग्नीट्यूड। क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। समझ गए, एकदम समझ गए। इसे एक ऐसा बना हुआ और एक ऐसा बना हुआ है, ये भी ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन ये चूंकि छोटा है, ये बड़ा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसका क्या होगा, छोटा होगा, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। बस आपको इतना समझ के चलना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, बस इतना ही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आपको अब देखो, ये एक ए बार एक वेक्टर है, बी बार क्या एक वेक्टर है, तो वेक्टर को दिखाने का तरीका इस तरह से होता है। देखो एक वेक्टर के पास दो चीज़ होती है, वेक्टर्स के पास दो चीज़ होती है। देखो एक वेक्टर होगा तो उसका दो चीज़ होगी, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और एक होगा क्या उसका डायरेक्शन। क्या होगा, डायरेक्शन। तो ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करो, जो एरो मारा हुआ है इसको मार दो दो डंडी, मतलब मॉड को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देखो ये वेक्टर है, इस पर डाल दो मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसको आप ऐसा लिखो या फिर सिंपल ऐसा लिख दो, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इतना आपको समझ गया। देखो एक वेक्टर में दो चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऐसे निकलेगा, ये क्या सर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। ये जो लिखा ना ऐसा, ये ऐसा कैप आ रहा हो, कैप बोलते हैं, कैप, एक कैप, इसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। आगे पढ़ेंगे इसको अपन इन डिटेल। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका दुनिया में एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना, डायरेक्शन। क्या दिखाना, डायरेक्शन दिखाना, क्या है इसका काम है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा ए वेक्टर। क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर इज व्हाट, योर यूनिट वेक्टर। समझ रहे, आपका जो होता है यूनिट वेक्टर वो क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉड। वो वेक्टर ले लो, उसका मॉड ले लो, आपको निकल जाएगा उसका यूनिट वेक्टर। यह फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट हैशटैग करके डाल देंगे, वरना मैं आपको फिर से इसको बताने वाला हूँ जब मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये चीज़ आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। अब पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर्स और अनइक्वल वेक्टर्स। इसका मतलब सर, इक्वल वेक्टर्स मतलब दो ऐसे वेक्टर्स, देखो दो ऐसे वेक्टर, मतलब ये एक वेक्टर है और ये भी क्या एक वेक्टर है।
कि ए वेक्टर और ये क्या आपका बी वेक्टर है। अब आपको दिख रहा है कि इक्वल वेक्टर्स मतलब इक्वल, मतलब सब इक्वल होना चाहिए, मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन में क्या हो सेम हो, उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। देखो ये और ये वेक्टर दिख रहा है कि इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, एरो दिखाता है क्या डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो ये क्या ये और ये इक्वल वेक्टर्स हैं? नहीं सर, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मतलब ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। समझ गए? वही कुछ करना नहीं है। मान लो ये भी एकदम सेम है, ए बी वेक्टर दोनों एकदम सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम और दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या है, दोनों के सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो सेम हो, मतलब दूज वेक्टर्स। आप तो समझ गए ना, अब बस समझ लो खत्म। दूज वेक्टर्स या बोलो जो ऐसा बोलो तो भी चलेगा, दूज वेक्टर विच हैव अ सेम डायरेक्शन एंड ऑल्सो सेम मैग्नीट्यूड, मतलब आप लिख सकते हो कैसा भी करके। समझ गए? दो ऐसे वेक्टर जिनके दूज वेक्टर्स विच हैव अ सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड टू बी इक्वल वेक्टर्स, मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनका डायरेक्शन भी सेम हो, उसको बोलेंगे अपन इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि मैंने इसको बनाया, देखो ये जो वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर दोनों क्या है सेम, दोनों क्या है सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है सेम है, दैट्स कॉल्ड टू बी इक्वल वेक्टर्स। कोई लफड़ा नहीं सर, कुछ लफड़ा नहीं है। देखो अब क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों का मॉड भी सेम है और ये चीज़ क्या है दोनों सेम है। अनइक्वल वेक्टर मतलब क्या, अरे सिंपल है, दो कोई ऐसे वेक्टर्स होंगे, दो कोई ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम तो डायरेक्शन अलग, डायरेक्शन सेम तो मैग्नीट्यूड अलग, मतलब इसमें कोई भी चीज़ एक डिफरेंट हो गई, कोई भी चीज़ एक अलग हो गई तो उसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। खत्म। दूज देखो इसको बहुत सिंपल होता है, दूज वेक्टर विच differ from each of one मतलब डायरेक्शन या फिर कोई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। समझ गया? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब दूज वेक्टर विच डिफर फ्रॉम ईच ऑफ वन, इसमें से कोई भी एक डिफर करेगा, इसमें से कोई भी अगर अलग हो गया, कोई भी एक अलग हो गया तो उसको बोलेंगे अपन क्या अनइक्वल वेक्टर। समझ गए? तो सिंपल, कोई लफड़ा नहीं। देखो ये एक वेक्टर है, ये क्या आपका एक ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। आपका दिख रहा है कि इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है अलग है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब ये क्या आपका अनइक्वल वेक्टर्स है। समझ गया? कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल था। मैंने आपको क्या कर दिया, अच्छे से बता दिया, लिख के बता दिया, आप समझ गए इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं और अनइक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं इसके आगे के वेक्टर्स, आगे के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मतलब कैसे होंगे, दोनों पैरेलल होना चाहिए, मतलब ए वेक्टर इस तरफ दिख रहा है आपको, ए वेक्टर आपको इस तरफ दिख रहा है और ये रहा आपका बी वेक्टर्स और ये क्या आपका बी वेक्टर्स। आपको दिख रहा है कि दोनों एक ही लाइन में, ये दोनों कैसे पैरेलल है, ये और ये दोनों कैसे पैरेलल है। एंगल कितना है इन दोनों का 0 दिख रहा है। ए वेक्टर भी इसी तरफ, बी वेक्टर भी इसी तरफ, मतलब दोनों कैसे पैरेलल हैं साथ में, दोनों कैसे साथ में, ए और बी दोनों क्या है साथ में। समझ रहे हैं? मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन पैरेलल वेक्टर। तो ये और ये क्या है पैरेलल वेक्टर है। इसका मतलब क्या सर, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। समझ रहे हैं? मतलब दूज वेक्टर विच हैव अ सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलग हो फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल होने चाहिए। बस दो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, उसको बोलेंगे क्या पैरेलल वेक्टर्स। मतलब दूज वेक्टर विच हैव अ सेम डायरेक्शन और मे नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड, दे आर कॉल्ड टू बी पैरेलल वेक्टर। मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो और ना सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख देंगे। क्या आप लिख सकते हैं आगे सब? देखो दूज वेक्टर विच हैव अ सेम डायरेक्शन, क्या होना चाहिए उनके पास सेम डायरेक्शन होना ही चाहिए, विच हैव अ सेम डायरेक्शन और मे नॉट सेम मैग्नीट्यूड। समझ गए अच्छे से एकदम, कोई बुराई बात नहीं है। वेक्टर्स विच हैव अ सेम डायरेक्शन और मे नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड टू बी व्हाट पैरेलल वेक्टर्स। खत्म एकदम। पैरेलल होने चाहिए, दो वेक्टर्स क्या होना चाहिए पैरेलल होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उसी का हम क्या बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। खत्म, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने पढ़ने का क्या होते हैं समझ लो अच्छे से चीज़ें। समझ गए?
मैग्नीट्यूड सेम हो ना सेम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एंटी पैरेलल मतलब इसके अपोजिट कर दो, एंटी पैरेलल मतलब दो वेक्टर अपोजिट में होने चाहिए। मतलब ए वेक्टर अगर इस तरफ है, ए वेक्टर अगर इस तरफ है तो बी वेक्टर आपको इसके उल्टा होना चाहिए। इसको एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए, उसके उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। समझ गया तो अच्छे से। मतलब दो ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या लिखेंगे, दूज वेक्टर, एकदम सिंपल है, कुछ जहाँ है तो सेम लिखना, लेकिन क्या लिखना, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो दूज वेक्टर्स विच हैव अ अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में कैसे होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। डायरेक्शन विच हैव अपोजिट इन डायरेक्शन एंड में ये एकदम सेम रहेगा कि मैग्नीट्यूड सेम हो ना सेम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मे और मे नॉट सेम मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ बड़ी बुक की, सब अच्छी डेफिनेशन है। दूज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट इन डायरेक्शन एंड मे और मे नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड। मतलब उनके मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों के अपोजिट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए इन डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सेम हो ना सेम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये अपोजिट होना चाहिए। ये इसके डेफिनेशन बोले तो ये इसके रियल डेफिनेशन है। समझ, ये हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया सर, समझ गया अच्छे से। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, को इनिशियल। क्या लिखा हुआ है, को इनिशियल वेक्टर्स। क्या लिखा हुआ है आपको, और देखो इसको देख लो, ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर्स किस तरफ है, इस तरफ है। मतलब डायरेक्शन माइनस, मतलब जिस तरफ ए वेक्टर है उसका उल्टा क्या है आपका बी वेक्टर से। समझ रहे हो, जिस तरफ ए वेक्टर है उसका उल्टा क्या है आपका, माइनस मतलब उल्टा, उल्टा क्या है वो बी वेक्टर से। देख रहे ये इसके कैसा उल्टा है। एंगल कितना है इन दोनों का, ये इस तरफ, ये इस तरफ है और बी के इस तरफ है। एंगल कितना बन गया, 180। कितना बन गया, 180 एंगल बन गया। तो एंगल कितना है इसका, 180। सब चीज़ आप समझ सकते हो। इसको एंटी पैरेलल के अंदर एंगल कितना होता है, 180 होता है, और उसमें कितना होता है, 0 होता है। समझ गया इतना अच्छे से। अब देखो क्या लिखा हुआ है, को इनिशियल वेक्टर। क्या लिखा हुआ है, ये आपके बुक में नहीं है। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो इनिशिएट होते हैं, चालू होते हैं किसी एक मेन को, मतलब सेम पॉइंट से। मतलब सर देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये है सी वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर देखो सब के सब वेक्टर चालू कहाँ से, ए भी है, बी भी यहाँ, सी भी यहाँ, सब के सब वेक्टर्स चालू हो रहे किसी एक कॉमन पॉइंट से। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब दोज वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम, देखो लिख देंगे ऐसा, वेक्टर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। समझ गए, आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये ऐसे पॉइंट, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो किसी एक पॉइंट से चालू होते हैं। मतलब सर देखो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर, ए वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर इस तरफ। देखो ये दोनों वेक्टर चालू किसी कहाँ से हुए, किसी एक पॉइंट चालू हुए। मतलब ए और बी क्या है, को इनिशियल वेक्टर। क्या है दोनों, को इनिशियल वेक्टर्स है। सिंपल है। वेक्टर्स अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड को इनिशियल। आपको समझ गया। अब करते हैं इसके आगे कुछ आगे के टाइप्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको अच्छे नोट कर लेंगे, अच्छे समझ लेंगे। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ चीज़। अब तो आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ लिखा को लीनियर वेक्टर और क्या लिखा हूँ मैंने, को प्लेनर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर और क्या लिखा हूँ, को प्लेनर वेक्टर्स। अब मैंने इनको लिख दिया क्योंकि ये आपके बोर्ड में नहीं था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको अच्छे से लिख दिया और थोड़े पॉइंट्स के अच्छे थे इसलिए मैं इसको अच्छे से लिख दिया। देखो है बहुत सिंपल, आप पढ़ेंगे मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। ये असल में एनसीईआरटी वगैरह बुक के अंदर होता है, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ अच्छे से इसको समझाने की। देखो पहले लिखा है को लीनियर। क्या लिखा है, को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर मतलब होता है, को लीनियर मतलब एक ही लाइन में होने वाले वेक्टर्स। को मतलब सेम लाइन में रहने वाले वेक्टर्स, सेम लाइन में लाइज करने वाले वेक्टर्स। मतलब दो ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पर हो। मतलब सर देखो वेक्टर्स लाई इन द सेम लाइन आर कॉल्ड टू बी कोलिनियर वेक्टर। मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए। देखो ये कोई लाइन है, ये क्या है, कोई लाइन है। अब ये वेक्टर भी देखो इसी तरफ है और ये वेक्टर भी देखो, ये ए वेक्टर है और ये क्या बी, ये क्या आपका बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर देखो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसी लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे है, को लीनियर। क्या है, ये को लीनियर वेक्टर है। ये दो वेक्टर लाई कर रहे हैं किसी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे को लीनियर वेक्टर। खत्म। इफ वेक्टर्स लाइज इन द सेम लाइन आर कॉल्ड टू बी को लीनियर वेक्टर्स। खत्म बस। अब देखो मैंने अभी लिखा हूँ, ये एनसीईआरटी वगैरह के अंदर आता है, या फिर अच्छी बुक के अंदर आप देख पाएंगे लिखा रहता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस करो, उसका मॉड क्या ले लो, उसका मॉडल लो। या आप अभी से ऐसे हैशटैग करके डाल के लिख लो, वरना बाद में मैं आपको चीज़ें आपको सब मैं आपको बता दूंगा।
ये क्रॉस क्या होता है, ये मॉड, सब चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे याद रखना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब सर देखो, अगर ए क्रॉस बी का मॉड कितना आ गया, 0, कितना आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। इट मीन कि पॉइंट्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर क्या है। ये इंपॉर्टेंट आता है, नीट वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया कि इसको बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये समझ गया। अगर ये जो चीज़ लिखी हुई है कितनी 0 कितनी हो जाए, 0 हो जाए। आपने ये ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया है, उन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन दोनों सॉल्व करेंगे, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो आप बोलेंगे वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर, क्या है, कोलिनियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चेक करने काम आता है कि बोले कि क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं। आप चेक कर लेंगे, अगर 0 आ गया तो है, वरना नहीं है, तो उसको हैशटैग करके डाल देंगे, आपको बाद में बता दूंगा। अब देखो ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। क्या ये, कोप्लेनर वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। कोप्लेनर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे क्या करे, लाई करे। कोप्लेनर वेक्टर को मतलब सेम प्लेन पे लाई होने वाले वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे लाई कर जाए। 3 प्लेन्स होते हैं, आपको मालूम है 3 प्लेन्स होते हैं। देखो एक्स एक्सिस, वाई, और ये क्या होता है, जेड एक्सिस। तो एक प्लेन ये होगा एक्स वाई प्लेन, एक होगा ये प्लेन, और एक होगा ये। 3, एक प्लेन, 2 प्लेन, और क्या होंगे, 3 प्लेन्स होंगे। देखो ये जो बोर्ड है, ये जो अपना पूरा बोर्ड है, वो एक प्लेन के अंदर है। कौन से प्लेन के अंदर आया है, देखो एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है। क्या ये एक्स वाई प्लेन है। वैसे होता है वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। ये इस तरह के 3 प्लेन होते हैं, समझ गए, 3 प्लेन होते हैं। अगर वेक्टर्स लाई करेंगे सेम प्लेन में तो उसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। इतना समझ गया सर। अब ये 2 पॉइंट्स क्या लिखे हुए, देखो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज बी लाई इन द प्लेन, मतलब 2 वेक्टर्स हरदम क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। इसका मतलब सर देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये रही आपकी टेक्स्ट बुक। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये रही आपकी टेक्स्ट बुक। तो आप देख पा रहे हैं कि देखो ये एक प्लेन है, ये क्या एक प्लेन है, क्या ये एक प्लेन है, विच इज कॉल्ड ऑल्सो एक्स वाई प्लेन। क्या है ये एक्स वाई प्लेन है, ये आप समझिए, ये क्या है एक्स वाई प्लेन है, ये एक प्लेन है विच इज व्हाट एक्स वाई प्लेन, समझ रहे। तो 2 वेक्टर्स जो होंगे, 2 वेक्टर्स, मान लो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर आपका ये रहा, तो 2 वेक्टर तो ऑलवेज क्या होंगे, को प्लेनर। क्या होंगे, को प्लेनर होंगे। मतलब मान लो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर आपका ये रहा, तो ये 2 वेक्टर तो इसी प्लेन पे आ गए। मतलब जी दो क्या है, को मान ले, सिंपल एकदम, कोई लफड़ा नहीं है इसके अंदर, एकदम सिंपल कंसेप्ट होता है। देखो एक वेक्टर ये, ए वेक्टर ये दोनों वेक्टर बोर्ड पे मतलब मैं इजीली लिख सकता हूँ। ये प्लेन के अंदर, ये बोर्ड का जो प्लेन है उसके अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर इजीली क्या करेंगे, लाई कर जाएंगे। मतलब 2 वेक्टर ऑलवेज भी क्या होंगे, लाई करेंगे। प्लेन के अंदर 2 वेक्टर क्या होंगे, कभी भी कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। बात है 3 क्या 3 वेक्टर्स लाई कर सकते हैं एक प्लेन पे, नहीं। देखो ए और बी ये हो गए। अब सी आप ऐसा बनाएंगे, सी आप ऐसा बनाएंगे या फिर अंदर बनाएंगे। तो उसको देखो, अगर मैं सी को ऐसा बना दूं, हाँ सर ये तो लाई कर गया, ये तो इस बोर्ड के अंदर आ गया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इस बोर्ड के अंदर लाई कर रहा है। मतलब मैं क्या लिखा हूँ, 3 वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी। मे इस कंडीशन के अंदर जब 3 वेक्टर्स क्या होंगे, को क्या होंगे, जब 3 वेक्टर्स क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे, मतलब एक ही पॉइंट से निकल रहे होंगे, तब ये लाई कर सकता है, वरना एक में लाई नहीं करेगा। देखो मान लो ये ए वेक्टर ये रहा आपका, बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर इस तरफ आता हुआ, बाहर आता हुआ। तो ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर और सी वेक्टर ये रहा ऐसा, ये क्या है सी वेक्टर से आपकी तरफ आता हुआ, समझ गए। ये क्या आपका सी वेक्टर। देखो ये मान लो ये एक्स वेक्टर, ये वाई वेक्टर और जेड आपकी तरफ आ रहा है इस तरफ से। तो देखो ये जो जेड वेक्टर है वो इस प्लेन में नहीं आ रहा, वो एक्स वाई प्लेन में नहीं आ रहा, वो किसी और प्लेन में जा रहा है, समझ गए। तो इस कंडीशन के अंदर ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर नहीं होंगे, और इस कंडीशन के अंदर होंगे जब वेक्टर्स क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे तो होंगे। मतलब मे और मे नॉट का आपको समझ गए कंडीशन, कब होंगे कब नहीं होंगे। 2 वेक्टर ऑलवेज क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ये पूरी कहानी कोलिनियर की और कोप्लेनर वेक्टर की। अब करते हैं इसके आगे के पॉइंट्स, वो भी हैं बहुत सिंपल्स। पोजीशन वेक्टर मतलब एक है रिजल्टेंट वेक्टर और एक आपका पोजीशन वेक्टर्स है। ये क्या होता है सर, द रिजल्टेंट वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मतलब क्या। देखो ये होता है एकदम सिंपल है, कुछ समझने एकदम सिंपल। देखो क्या बोल रहा हूँ, ए वेक्टर रहा इस तरफ और बी वेक्टर मान लो कुछ इस तरफ, ये बी वेक्टर, ये क्या आपका बी वेक्टर्स, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो इन दो से बीच में जो निकलेगा, बीच में से निकलेगा नेट। जब का नेट होगा ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों के बीच से जो निकलेगा वो होता है क्या, आर। क्या होता है आर वेक्टर। आर मतलब सर रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। सर ये वेक्टर क्या है सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच से निकलने जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये वेक्टर होता है क्या है, ये होता है इन दोनों के बराबर। क्या होता है इन दोनों के बराबर होता है, मतलब ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर। सिंपल है, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी से क्या निकलता है, कोई भी आर वेक्टर होता है, आर निकलता है, आर क्या होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, वो क्या होता है, वो उन दोनों का सम क्या होता है, उन दोनों का सम होता है। मतलब ये वेक्टर इन दोनों के क्या अकेले बराबर है, ये वेक्टर्स जो है ये दो वेक्टर्स के सम के क्या बराबर, क्या है, सम के बराबर है, मतलब ये इन दोनों के क्या है, बराबर है, उसी को पढ़ना है। ये क्या होता है, देखो द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, यहाँ पे दो वेक्टर्स थे ना, तो ये दो वेक्टर्स का निकला आपका ये आर वेक्टर, ऐसे दो और बहुत भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी दो होंगे, कभी बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज सिंगल वेक्टर, इज अ सिंगल वेक्टर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वेक्टर्स। जो जितने वेक्टर्स मिला के कर रहे होंगे वो अकेले उतनी ताकत होगी किसके पास, आर वेक्टर के पास। समझ गए, कोई इसमें लफड़ा नहीं है सर। द रिजल्टेंस ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज that a single vector which produce the same effect as produces by all the vectors। मतलब ये दो वेक्टर्स मिला के जो ताकत क्रिएट कर रहे होंगे, जो पावर इनके पास होगी वो अकेले पावर आर वेक्टर के पास होगी, आर वेक्टर के पास होगी, इसी को बोलते हैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। कोई इसमें लफड़ा कुछ नहीं सर, एकदम सिंपल, खत्म हो गया। देखो अब क्या है, पोजीशन वेक्टर, क्या है ये, पोजीशन वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दूस वेक्टर विच जो आपने बताया पार्टिकल के पोजीशन के बारे में, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो बताएगा पार्टिकल के पोजीशन के बारे में कि पार्टिकल है कहाँ, पार्टिकल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर पार्टिकल है कहाँ। मतलब सर देखो बहुत सिंपल है भैया, कुछ हार्ड नहीं है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या आपका जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। हाँ सर, मान लो ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, क्या ये ए पॉइंट है, और ये क्या ओरिजिन, क्या है आपका ओरिजिन, क्या 0,0,0 ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ए वेक्टर है। मान लो ये ओ वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये ओ है, ये ओरिजिन है और ये ए वेक्टर है। मान लो ये ए वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, ये एक्स वाई जेड क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ये ए पॉइंट कहाँ पे भी है, समझ, ऐसे मैं बोले बोर्ड पे ये पॉइंट कहाँ पर है, तो बोलेंगे मान लो ये अपना ओरिजिन है, तो यहाँ से इतनी दूरी पर है, एक्स से इतनी दूरी पर है, समझ वैसा। तो मान लो ये जो पॉइंट है वो एक्स से इतनी दूरी पर है, वाई से इतना ऊपर है और जेड से इतना दूर है, जेड मतलब ऐसा होगा, तो जेड से इतना क्या है, दूर है। समझ गए, तो ये आपने निकालना है कि ए का पोजीशन क्या है, ए का कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ए का पोजीशन क्या है, उसको किस तरह से लिखा जाएगा, उसको किस तरह से लिखा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो कहाँ पर है। तो देखो जो ओ ए वेक्टर है ना, जो ओ ए क्या है, ओ ए वेक्टर पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, समझ गए, इसको बोलते क्या, ओ ए वेक्टर, ये क्या आपका पोजीशन वेक्टर, तो वो एक्स से कुछ दूरी पर है, वाई से कुछ दूरी पर है और जेड से क्या कुछ दूरी पर है, तो उसको ऐसा लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सर ये कैप कहाँ से आ गए, आई जे के ये सब क्या है, पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं, आई कैप, देखो आई कैप होता है, जे कैप होता है और क्या होता है के कैप, क्या होता है के कैप, आई कैप जे कैप और क्या होता है के कैप होता है। ये क्या है सर, एक्स को एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसा लिखो तो सही होगा। अब सर लेकिन ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है, ये कौन सी चीज़ आ गई, ये कौन सी चीज़ आ गई, या आप ऐसा ए आई कैप कर लिख दो, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो। लेकिन सर ये मुद्दा है कि आई जे के है क्या, ये होते, इनको क्या बोलते हैं अपन, यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। ये क्या होते हैं सर, आई पढ़ेंगे इसके बाद क्या होता है, क्या ये आई जे कैप होते क्या, यूनिट वेक्टर होते हैं, उनका एक ही काम है दुनिया में, क्या दिखाना, डायरेक्शन दिखाना। तो आई जे कैप क्या, डायरेक्शन दिखाने का एक तरीका होता है। समझ गए, अभी इसको बताऊंगा मैं क्या होता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, अभी समझ लो सिर्फ किस तरह मैंने लिखा इसको, समझ गए एकदम अच्छे से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे ये सब नंबर होंगे, ए बी सी क्या होंगे, कोई ए बी सी आर दी नंबर्स, कुछ वैल्यूज होंगी, ये 3 होगा, 3 आई कैप मतलब एक्स में जाना है, 3 आई होता है एक्स के लिए, वाई होता है जे के लिए और जेड होता है किसके लिए, के लिए। अभी आपको इसको बता दो इन डिटेल, मजा आ जाएगा एकदम इसका टॉपिक का। इसको आई जे के को, ये तो समझ गया क्या होता है, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड टू पोजीशन वेक्टर्स। समझिए, मैं लिख दिया क्या है वो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपको कुछ और भी दिया हो सकता है, मैंने आपको इस तरह से लिख के बता दिया, समझ गए। देखो यूनिट मतलब होता है 1, क्या होता है यूनिटी ना, इसका मतलब 1 क्या होता है, 1 होता है। यूनिट मतलब कितना होता है, 1 होता है, 1, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। मतलब दूज वेक्टर विच हैव अ
one magnitude, which have a one magnitude, one magnitude, which have a one magnitude, which have a one magnitude, and fixed direction, and have a fixed direction. उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, क्या होता है उसका? और मेन तो ये होता है कि दूस वेक्टर विच हैव अ मैग्नीट्यूड 1, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और दे हैव अ फिक्स डायरेक्शन, उसका एक फिक्स डायरेक्शन है, उसका क्या एक फिक्स डायरेक्शन में, और उसका दुनिया में काम क्या है? डायरेक्शन बताना, क्या करना? इसका दुनिया में काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताना। क्या करना? डायरेक्शन को बताना। टेल्स व्हाट? डायरेक्शन टेल्स, मतलब डायरेक्शन के बारे में आपको ये चीज़ें क्या करेगी? बताएगी। समझ के क्या होता है? मान लो एन मेरा क्या है, जो है ना ये एन मेरा है यूनिट वेक्टर, क्या है मेरा? एन, इसको एन वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या लिखते हैं उसको? यूनिट वेक्टर। ये क्या आपका यूनिट वेक्टर है, चलते हैं यूनिट। एन पे लगता है कैप, क्या आता है? इसको कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। तो एन पे आया कैप, इसको बोलते हैं क्या अपन? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ गया? तो मैंने बोला दूसरा वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 1 है। कितना मैग्नीट्यूड कितना उसका? 1 है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा। समझ गए? मान लो ऐसा कहीं लिखा हुआ ए वेक्टर, उस पर लगा कैप, मतलब ये है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्या है? द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा। समझ गए? ये क्या यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा। समझ गए? कितना होगा? 1 होगा। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं अपन? यूनिट वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। समझ गया? उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इतना समझ गया आप? फिक्स डायरेक्शन, क्या बोला है? फिक्स डायरेक्शन, मतलब उसका दुनिया में काम क्या? डायरेक्शन, क्या दिखाना? डायरेक्शन दिखाना। मतलब सर देखो आई कैप पढ़ा, अभी बताया कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है? कैप आया मतलब सब के सब क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब देखो मैं आपको तो बताता हूँ, बहुत सिंपल है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई, और ये रहा आपका जेड। क्या रहा आपका? ये जेड रहा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या आपका? जेड। जेड। समझ गए? कोई लफड़ा नहीं है। अब देखो एक्स जो है ना, एक्स डायरेक्शन, उसको लिखेंगे आई कैप। क्या लिखेंगे उसको? आई कैप लिख देंगे। आई कैप मतलब जो चीज़ एक्स करता है उसको आई मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में, कुछ नहीं है। वाई मतलब जे कैप, मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर। जेड कैप को लिखेंगे के कैप। क्या लिख देंगे? के कैप। मतलब आई कैप को लिखेंगे एक्स डायरेक्शन को लिखेंगे आई कैप, वाई को लिखेंगे जे, और जेड को लिखेंगे के कैप। आई जे कैप कुछ होता नहीं है, इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जो जैसा एक्स होता है वैसा आप आई होगा, जो जे होता है वो क्या होगा? आपका वाई होगा, और ये क्या होगा? आपका जेड होगा। एक्स वाई जेड आई जे कैप। एक्स को लिखेंगे आई, वाई को लिखेंगे जे, और जेड को लिखेंगे आप क्या? के कैप। और कोई इसमें लफड़ा नहीं है। एक्स जो डायरेक्शन है उसको आई कैप लिखेंगे, इसको वाई कैप लिखेंगे, उसको जेड के लिखेंगे। कुछ जो होता था एक्स वही होगा अभी आई, जो होता था वाई वो होगा जे, और जो होता जेड वो होगा आपका क्या? सिंपली के। क्या होगा? सिंपली आपका के होगा। खत्म। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एकदम सिंपल। मतलब आप अपने इतने मान लो ये पॉइंट है, वो 3 मीटर में, कितना? 3 मीटर किसमें? एक्स पे। तो आप लिखिए 3 आई। क्या लिख देंगे? ऐसा कहीं लिखा हुआ देखो, 3 आई कैप। इसका मतलब कि 3 जाना है आपको एक्स में। समझ गए? कहीं लिखा है 4 वाई। क्या लिखा है आपको? 4 जे कैप। क्या लिखा है? 4 जे कैप। मतलब आपको जाना है 4 ऊपर जाना है आपको वाई में, जे मतलब वाई होता है ना, तो आपको 4 जाना है ऊपर वाई के अंदर। समझ गए? ये सब चीज़ें होती है, और कुछ दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। खत्म। आई जे कैप समझ गए क्या होता है? समझ गए सर? इसी बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। खत्म, एकदम सिंपल। तो आज की तक काफ़ी है। ये आपके पूरी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में यहाँ से खत्म। अगली बार आएगा वेक्टर एडिशन किस तरह किया जाता है, ट्रायंगल लॉ क्या है, पॉलीगन्स लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, और फिर आएगा चैप्टर बहुत स्मॉल सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं, तो पढ़ाई करते रहेंगे। कुछ रहेगा तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, मैं क्या करूँगा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज तक काफ़ी है। मैं बोलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।